गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। जय श्री राधे राधे राधे। चलो, हमारा नया टॉपिक है संस्कृत का धातु रूप, जिसे हम धातु, लकार, क्रिया कुछ भी कह सकते हैं। पहले जानते हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु होता क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया वह शब्द है जो किसी वस्तु के संबंध में कुछ बतलावे। अर्थात हाँ तो हम देख रहे थे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया का वह शब्द जो किसी वस्तु के संबंध के बारे में बतलावे, जैसे सोना, खाना, पीना, जागना, पढ़ना, लिखना आदि। जैसे संस्कृत में देखेंगे, राम है पठति, सुरेश गच्छति। तो सुरेश है कर लेना इसको। तो इसमें पठति और गच्छति क्रियाएं हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में कहेंगे, ऐसे तो हम क्रिया कहते हैं, हिंदी में हम क्रिया ही कहते हैं। हिंदी में हम धातु नहीं बोलते क्योंकि संस्कृत में बोला जाता है। इन्हीं धातुओं से प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर शब्द क्रिया बनती है। आइए इसी के आगे और जानते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, आप नोट्स के अनुसार लिखना, यानी मैंने जैसे लिखा रही हूँ, मैंने जैसे लिखाया है, मैं जैसे लिखा रही हूँ, आप वैसे के वैसे नोट आउट इनको करते रहना। आइए देखते हैं। संस्कृत में क्रियाओं की रूप रचना के लिए मूल धातु के अंत में कुछ टिप आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये प्रत्यय काल, अवस्था, पुरुष और वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। नंबर 2 लिखिए, यानी टिप प्रत्यय। ये प्रत्यय का नाम है, ये धातु के अंत में जोड़ा जाएगा और यह प्रत्यय काल, अवस्था, पुरुष और वचन के अनुसार अलग अलग होंगे। क्रियाओं के रूप की रचना भी विभिन्न प्रकार की होती है। नंबर 2। नंबर 3 है तिंग। यह तिंग प्रत्यय। तिंग आदि प्रत्यय जुड़ने से इन्हें तिङन्त कहते हैं। काल और अवस्था के अनुसार संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में 5 ही लकार माने हैं। आइए मैं आपको लिखा देती हूँ। तो पहले तो इन 10 के नाम देख लेते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में इन 5 को ही सिलेबस में रखा है, तो हम 5 को पढ़ते हैं। पहले आप साथ साथ ऐसे सारणी टाइप के बना लेना, साथ साथ उनकी पहचान भी लिखा दूंगी, ताकि आप लोग कहीं से कहीं तक कोई गलती आपसे नहीं हो। जैसे लकार है, लट लकार, यह वर्तमान काल है। जहाँ पर ये चारों पहचान नहीं दिखाई दे, वही आपका लट लकार हो जाएगा। लिट लकार में इसको भविष्य काल से गणना की गई है। ये अपने याद करने के हिसाब से है, बुक्स में भी मिल जाएगा। अधिकांशतः बीच में शय और क्ष आएगा। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, पठिष्यति, लिखिष्यन्ति, ऐसे वाले शब्द अक्सर लिट लकार में ही आएंगे। फिर है लंग लकार। यह भूतकाल। शब्द के आगे एकार या आकार, यानी अपठत, आपठत, ऐसे वाले शब्द जहाँ आएंगे वह लंग लकार होगा। फिर है लोट लकार। यह आज्ञार्थक शब्द में होगा। इनके शब्दों में जहाँ पर भी इनके शब्द बने हुए लकार लिखे हुए आएंगे, वहाँ पर विसर्ग, एक में भी विसर्ग दिखाई नहीं देगा। फिर है विधिलिंग लकार। यह चाहिए के अर्थ में है, इसमें एकार दिखाई देंगे, जैसे पठेत, लठेत। तो ये थे अपने लकार, और इसी से संबंधित कुछ आपको और कुछ लिखवा देती हूँ, ताकि आप इनको अच्छे से कवर कर लेना। इनको नोट आउट कर लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं धातु। अब धातु में देखो, हम पढ़ेंगे धातु के प्रकार। धातु 2 प्रकार की होती है,
परस्मैपदी और आत्मनेपदी। अब परस्मैपदी की परिभाषा लिखते हैं, जब क्रिया से होने वाला पद कर्ता को प्राप्त नहीं होता है अथवा क्रियाजन्य फल परगामी होता है। सॉरी, यहाँ पे फल कर लीजिएगा। जब क्रिया से होने वाला फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है अथवा क्रियाजन्य फल परगामी होता है, परस्मैपदी कहलाती है। अब आपको ध्यान में रखने वाली एक बात कहती हूँ, धातुओं के साथ ती, तय, अंति आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये तो था अपना परस्मैपदी। अब हम पढ़ेंगे आत्मनेपदी। जब क्रियाफल कर्ता को प्राप्त होता है, धातुओं के अंत में ते, आताम, अंते आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आइए हम एक एक को थोड़ा सा और जान लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, अब हमने इनकी परिभाषा तो पढ़ ली है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि आत्मनेपदी की धातु कौन सी होती है और परस्मैपदी की धातु कौन सी होती है। देखो, ये अष्टादश होती है, 9 इसकी होती है, 9 ही इसकी होती है। अब एक बात, ये तो लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ पढ़ते हैं, फिर समझने वाला याद करते हैं। देखो, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो, परस्मैपदी की 9 धातुएं होती है, आत्मनेपदी की भी 9 धातुएं होती है। कुल मिला के हो गई 18। प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है संस्कृत में, टिप, तस, झी, से, थस, थ, मिप, वस, मस। अब सभी में इनके ये लगा हुआ है, तो जो भी है हलंत लगा हुआ को नहीं गिना जाता है। ये हमने उच्चारण स्थान में पढ़ लिया था। उच्चारण स्थान से पहले माहेश्वर सूत्र में हमें इनको पढ़ लिया था। यानी इत संज्ञा होती है, इस संज्ञा का अर्थ जो हलंत लगा हुआ होता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। अब इनके लकार बनाएंगे, लकार रूप बनाएंगे, शब्द रूप, धातु रूप बोलते हैं जिसे धातु के रूप बनेंगे। तो आप एक बार इनको शब्दों को ध्यान से, बने हुए शब्दों को कोई भी 6ठी 7वीं 8वीं की बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनको ढंग से पढ़ना एक बार और आपको आसानी से सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। फिर देखो, तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इंग, बहिंग और महिंग। अब देखो, आत्मनेपदी धातु क्या होती है? जिस धातु के नीचे आड़ी रेखा यानी अनुदात्त चिन्ह हो उसे आत्मनेपद की धातुएं कहा जाता है, जैसे से, रुच, याच और सीन। ये तो था अपना लिखा हुआ। अब याद कैसे करेंगे? याद इनको रूपों के अनुसार ऐसे ही किया जाएगा। आज तक जितने भी लकार हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे परस्मैपदी धातुएं ही हमने पढ़ी थी। धन्यवाद।